बड़े पीछे होता चला गया, टीम मोदी आगे चली गई और देखिए सरकार बनाने की दिशा में वो अग्रसर है। क्या कारण मानेंगे आप? मेरा स्पष्ट का मानना है कि यूपीए सेकंड ने जो है ये चुनाव पूरी टीम भावना से नहीं लड़ पाई। उसकी वजह ये थी, जो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी उसने सहयोगी दलों को एक साथ बैठाल कर चुनाव की रणनीति नहीं बनाई कि जो 10 सालों में काम किए हैं उसको जनता के पास पहुंचाने में हमारी नाकामियां भी रही और खुला मैदान छोड़ दिया है एक पक्ष के लिए। जी जी अर्षद साहब, आप जारी रखें। अर्षद जी, एक वजह यह है। हाँ, दूसरी वजह यह है कि बहुत सारे हमने काम किए, उन बातों पे कहीं चर्चा नहीं हो पाई। जो सामने का पक्ष था वो विकास की बातें करता रहा, लेकिन हम लोग नाकामयाब रहे कि उससे पूछने के लिए कि आपने गुजरात में विकास कहाँ किया, किस स्तर का विकास किया। गढ़चिरौली में बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। विनायक राउत, थोड़ा सा कंफर्म कर ले हमारे पीसीआर की टीम, विनायक राउत भीड़ से नहीं, विनायक राउत कोकण सिंधुदुर्ग के इलाके से लड़ रहे हैं। विनायक राउत या भीड़, ये प्लीज कंफर्म कर ले। विनायक राउत 1012 वोटों से, 1072 वोटों से शायद आगे चल रहे हैं कोकण में। ये विनायक राउत मुंबई विलेपार्ले के रिहायशी और उत्तर पूर्व क्षेत्र के पहले विधायक भी रह चुके हैं और पिछला विधानसभा का चुनाव हारे थे। ये खबर सुभाष सावंत जी के लिए थोड़ी सी राहत भरी हो सकती है क्योंकि विनायक राउत फिलहाल आगे चल रहे हैं। जी अर्षद साहब, ये सब वजहें हैं। कई वजहों के बीच ये देखने में आ रहा है, जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, एनडीए 232 सीटों पर अब तक आगे चल रही, यूपीए 78। आप खाता खोलती हुई नजर आ रही है, 5 सीटों पर उसके रुझान ये बता रहे हैं कि वो आगे चल रही है और अन्य 84 सीटों पर। ये अभी अन्य कौन है इस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। बीजेपी +7, कांग्रेस +3, एनसीपी 5 और एसएस 6। ये कुछ महाराष्ट्र के लिए अभी तक जो स्क्रीन पर हमारे दिखाए जा रहे हैं वो है। सुभाष सावंत जी, ऐसी स्थितियां बनती चली गई, इसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने में मोदी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं की कितनी भूमिका रही? क्या उनमें सचमुच में वो जोश रहा या मोदी लहर पर सवार वो अपना काम करते रहे? शिवसेना बाला साहब की जो हमारे बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में एक सोच है, जो हम जमीन से जुड़े हुए हैं लोगों से। हम चुनाव जीता हरा हम कभी देखे नहीं है। हमने हमेशा लोगों की सेवा में रहे, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, हर तकलीफ में हम पहुँचे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे हैं, आरएसएस के और जो कार्यकर्ता है वो जमीन से जुड़े हुए। हमने कभी हमारे दिमाग में सुभाष जी, एक खबर आई थी बीच में, संजय निरुपम उत्तर मुंबई से आगे चल रहे थे, लेकिन अभी ताज़ा खबरों के अनुसार गोपाल शेट्टी भारतीय जनता पार्टी के वो आगे निकल गए हैं संजय निरुपम से। ये उत्तर मुंबई की सीट। जी सुभाष जी, तो कैसा है कि जैसे अभी मेरे कांग्रेस के भाई साहब ने कहा कि हर कार्यकर्ताओं का, हर पार्टी का एक विजन रहता है, जो वो बीजेपी शिवसेना हम लोगों के सामने रख पाए कि कांग्रेस ने कैसे कैसे लोगों को तकलीफ में पहुंचा है। चाहे वो उनका प्राइम मिनिस्टर अच्छा हो, लेकिन नीचे की जो टीम थी उन्होंने कैसा काम किया, ये लोगों के सामने सब कुछ है। आज सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो घर की जो हाउस जो महिला है, जो घर चलाती है। हम तो बाहर जाते हैं, हर आदमी काम पे जाता है, आता है, होता है इतनी, लेकिन घर चलाना, बच्चों का सब देखना, स्कूल का देखना, लाइट हो, खाने का हो, राशनिंग पे आप तो पता है कि राशनिंग में तो पूरा सत्यानाश है। एक शब्द मुझे देना चाहता हूँ कि एक चीड़ है महिलाओं में, और वो चीड़ का भुगतान कांग्रेस को आज भुगतना पड़ रहा है। बाकी ठीक है, देखो काम जो सत्ता पे बैठे हो अच्छा भी करते हैं शायद गलत, लेकिन इस बार जो गलत जो आज लोगों के सामने मैसेज आया है, वो मैसेज महिलाओं के दिल से एक ऐसी, यानी इसमें बड़ा रोल महिलाओं का भी रहा जो हार के कारण बने, क्योंकि गृहिणियां नाराज हुई सरकार से, ये मानना है। अर्शद अमीर साहब, अगर इसे इस रूप में लिया जाए कि महिलाओं ने ही घर में एक कार्यकर्ता का रूप ले लिया और कांग्रेस और उसके नेतृत्व में चलने वाली सरकार के खिलाफ
एक माहौल तैयार किया। रसोई गैस का बढ़ना, घर की सब्जियों का दाम बढ़ना, घर के अनाज का दाम बढ़ना, तो वो घर में ही उन्होंने विरोध शुरू किया, जिसे टीम केजरीवाल ने थोड़ा सा स्वर देने की कोशिश की थी, लेकिन शायद लोगों को ये लगा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं हो पाएगा और लोगों ने या तो फिर बीजेपी के नेतृत्व को चुना या फिर जहां पर उन्हें लगा कि नहीं अभी यूपीए गवर्नमेंट के साथ रहना चाहिए वहां पर उन्हें मत दिया। अरशद अमीर साहब। नहीं, मैं गृहिणियों के रोल को नहीं मानता हूं, क्योंकि 6 सिलेंडर के बजाय 12 सिलेंडर का काम हमने किया, यूपीए गवर्नमेंट ने किया। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, कोई भूखा नहीं सोएगा, इस योजना को लागू करने का काम किया। फूड सिक्योरिटी बिल किया और बहुत सारे काम किए हैं। स्वास्थ्य का किया है। चक्कर ये रहा महाराष्ट्र में राजीव गांधी काम बहुत जो भी किए शायद जनता तक पहुंचाने में कहीं चूक हो गई। पंकज जी, हम आपके पास भी आते हैं, अरशद साहब आपके पास भी आते हैं। इस बीच सुशील कुमार शिंदे जी का बयान हम आपको दिखा लेते हैं जो आया हुआ है। सुशील कुमार शिंदे क्या कह रहे हैं इस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, एक क्षेत्र से मैं 1974 से लड़ता हूं और अभी तक जनता ने मुझे साथ दिया है। मेरे यहाँ 10 इलेक्शंस हो गए हैं, राज्यसभा के छोड़ के, लोकसभा के और एमएलए के, और सभी वक्त इन्होंने मुझे विजय प्राप्त करके दी है और मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वो विजय का रास्ता पूरा साफ है। नहीं, कुछ भी किसी को भी समर्थन दे दीजिए, हमेशा यहाँ की जनता बड़े सोच समझकर यहाँ वोट करती है। जो आदमी विकास करता है उसके साथ यहाँ की जनता है। मोदी का बिल्कुल प्रभाव नहीं यहाँ प्रभाव है तो सुशील कुमार शिंदे का प्रभाव है। जनादेश 2014, ये थे सुशील कुमार शिंदे। इसके साथ ही हम आपको दिखाते हैं गोपाल राय क्या कह रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मापदंड है भारतीय जनता पार्टी का, जो नई पार्टी नहीं थी दरअसल, लेकिन जब 1984 में उसने पहला चुनाव लड़ा उसे 2 सीट आई थी, क्योंकि पुराना एक आधार था तो उसे 7% वोट आया था। अलग अलग पार्टियों के नतीजे, अलग अलग पार्टियों के बयानात और नतीजे इस तरफ जा रहे हैं कि एनडीए सरकार बना सकती है। पंकज जी, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही थी, ऐसा लगने लगा था कि लोगों का गुस्सा अगर यूपीए सरकार के प्रति है भी तो उसे स्वर देने का काम जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, ऐसा लगने लगा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल किस चक्रव्यूह में फंस गए? सर, यहाँ कुछ चीज़ें हैं छोटी, जो कि भाई हम नए हैं तो वो चीज़ें होती रहती है, सीखेंगे उनसे। अभी जैसे दिल्ली में आज तक इस दुनिया के इतिहास ने 49 डेज में इतना कुछ तो नहीं कर दिया। जो मैनिफेस्टो बोलते हैं उसके सारे पॉइंट सामने लाके हाथ में दे दिए। आज तक तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है कहीं पे, पर ये चीज़ हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। ना मीडिया से तो उम्मीद थी नहीं, पर हम लोग भी नहीं पहुंचा पाए। हमारे तरीके अलग हो गए थोड़े। शुरुआती दौर में पंकज जी ऐसा कहा जा रहा था, मीडिया एक अजीब सी स्थिति में आ गया। मीडिया पर बीजेपी के लोग भी बरस रहे हैं, सेना का अपना यूपीए के लोग भी बरस रहे हैं और आपके लोग भी बरस रहे हैं। शुरुआती दौर में एक भूमिका बनी थी कि मीडिया और सोशल मीडिया की देन है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, और आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम मीडिया को ही दोषी मान रही है। ऐसे क्या कारण हुआ, ऐसा क्यों? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप दिल्ली का आप थोड़ा शुरुआत तौर से देख लीजिए। अगर दिल्ली में जब चुनाव हुआ उसके पहले कांग्रेस तो उनको वहां के ग्राउंड के हालात मालूम थे कि आप जीतने वाली है, क्या थोड़ा सा हम आपको बताते चले। अनिल शिरोले बीजेपी के पुणे से आगे चल रहे हैं, विश्वजीत कदम पुणे से पीछे चल रहे हैं, साथ ही दक्षिण मध्य मुंबई से राहुल शेवाले आगे चल रहे हैं, यानी एकनाथ गायकवाड़ पिछड़ रहे हैं जो पिछले सांसद थे। नागपुर से नितिन गडकरी आगे हैं, एनसीपी के पद्म सिंह पाटिल पीछे चल रहे हैं। अगर ये पद्म सिंह पाटिल उस्मानाबाद से हैं तो वहाँ पर वो पीछे चल रहे हैं। पालघर में बीजेपी आगे चल रही है, कोल्हापुर में धनंजय
महाडिक आगे चल रहे हैं। एनडीए को 192 सीटों पर अब तक बताया गया था, लेकिन 233 सीटों पर लग रहा है कि एनडीए आगे चल रही है। सिंधु दुर्ग से जो खबर आई है वो कांग्रेस के लिए बड़ी चौंकाने वाली होगी, क्योंकि नीलेश राणे पीछे चल रहे हैं और विनायक राउत वहां पर आगे चल रहे हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी, चौंकाने वाली बात है कि अभी ताज़ा खबर के हिसाब से स्मृति ईरानी, माफ कीजिएगा, आगे चल रही हैं। ठाणे से संजीव नाइक पीछे चल रहे हैं, भंडारा से नाना पटोले आगे हैं, बारामती से सुप्रिया सुले आगे हैं और सातारा से उदयन राजे भोसले आगे चल रहे हैं। जी पंकज जी, इलेक्शन के पहले ही 2 हफ्ते पहले लोगों को पता चल गया था कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, पर मीडिया में सिर्फ इतना आया कि एक वो अन्ना जी की चीज, मतलब हर एक जो भी फालतू के कोई स्टिंग कोई कुछ वगैरह, उन लोग मतलब सिर्फ नेगेटिव ही दिखा पाए, एक भी चीज पॉजिटिव नहीं दिखा पाए। जैसे रिजल्ट आया वैसे उनको अब मानना तो पड़ेगा, क्योंकि 28 सीट कोई कम तो नहीं होती नई पार्टी के लिए, तो उनको फिर मजबूरी में दिखाना पड़ा कुछ दिन तक कि भाई देखो इतना अच्छा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और फिर जैसे थोड़ी दिन पूरे हो गए वापस पुराने ट्रैक पे आ गए, बिकॉज उनको भी आफ्टर ऑल मीडिया, मेरे को लगता है सर 2 तरीके से 2 चीज़ों के बीच में होती है। या तो उनको मतलब मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, पर मीडिया या तो वो किसी थ्रेट में चलती है कि भाई लाइसेंस वगैरह थ्रेट में चलती है, और या फिर मनी, एक सैंडविच में रहती है मीडिया दिल से ऑनेस्ट रहती है, लेकिन उनको हिसाब से चलना पड़ता है, जो मजबूरी है तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। मीडिया के ऊपर ये बात से मैं तो सहमत नहीं हो सकता हूँ कि मीडिया का रोल एक इस राजनीति का एक स्तंभ है और उसको गलत बताने से काम नहीं चलेगा। गलतियां अपने में है, जब हम अच्छे हैं तो आप अच्छा काम कीजिए, आपके साथ में जनता है, लेकिन आप बोलेंगे ये भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, इससे काम नहीं बनता है। और यही बात आपकी केजरीवाल जी की हो गई, जब आपको केजरीवाल से जो निकली, केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो पूरी नीचे तक वही बात आई। जब आपका आंदोलन अन्ना हजारे के साथ में मीडिया ने पूरा उठाया तब मीडिया अच्छा, जब आपका आंदोलन में आपको अच्छा बताया, तो जब आप दूसरे पर सवाल उठाते हो, क्या अधिकार है सवाल उठाने का? जब हम आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी, वाराणसी से नरेंद्र मोदी देखिए आगे चल रहे हैं। साथ ही बड़ी चौंकाने वाली खबर, राहुल गांधी अमेठी में पीछे चल रहे हैं और 1.5 घंटे से लगभग स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं। राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं लखनऊ से। वाराणसी से नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, वडोदरा से भी वो आगे चल रहे थे। साथ ही अमेठी में कांग्रेस पीछे चल रही है, राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी लगभग 1.5 घंटे से उन्होंने बनाया हुआ है। प्रिया दत्त का शायद प्रिया दत्त भी इस वक्त पीछे चल रही हैं और उनके मुकाबले पूनम महाजन उत्तर मध्य मुंबई से आगे चल रही हैं। ये बड़ी बात हुई है। अरशद अमीर साहब, आप बताएं कि अगर राहुल गांधी अमेठी से उनका जुड़ाव, उस परिवार का जुड़ाव, और वो पीछे चल रहे हों, तो ये क्या संकेत देता है? ये अच्छे संकेत नहीं है। संकेत अच्छा नहीं, संकेत अच्छे नहीं है। सुभाष जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बार इंदिरा गांधी जैसे को भी हारना पड़ा था। राजनीति में मैं ही सब बोलेंगे ना तो चलता नहीं, जनता है वो। जनता में जितने रहोगे उतना जनता आपको सहयोग देगी, जितना जनता में काम करोगे उतना। आप जनता को अब अंडर एस्टिमेट करने का वक्त गया है कि ये पॉकेट मेरा है, ये पॉकेट मेरा है। पारंपरिक जीत है वो सब खत्म हो गया है, क्योंकि एक दौर हुआ करता था। एक दौर हुआ करता था। ऐसी अभी राजनीति आई है कि मीडिया के वजह से, खास करके टीवी मीडिया की वजह से, जब हर बात हमारी खुल जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों को दिल में दर्द होता है और दर्द का वो मतपेटी में 5 साल के बाद वो दे देता है। जी, एक दौर हुआ करता था कि तब 2 बैलों की जोड़ी, गाय बछड़ा, उसके बाद पंजा, कि किसी को भी कहीं से भी टिकट दे दो, मतदाता उसे वोट देकर आते थे। वो उनका ये परंपरागत मानना था कि ये इस हमारे खून में कांग्रेस दौड़ रही है।
एक परंपरागत वोट हुआ करते थे, वो देकर आते थे। वो कोई भी कैंडिडेट हो, वो जनसंघ को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आया करते थे। एक परंपरा हुआ करती थी, सोशलिस्ट पार्टियों से जुड़े हुए जो लोग हुआ करते थे उनके मतदाता उन्हें वोट दे आया करते थे, कैंडिडेट नहीं देखते थे, पार्टियों की विचारधाराओं को देखते थे। अब राजनीति इस ओर जा रही है कि व्यक्ति भी पूजा जाने लगा है, व्यक्ति के पीछे भी लोग चलने लगे हैं। ख्वाह कोई भी हो, आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किसी भी चेहरे को देख लें, उसने अपनी फैन फॉलोइंग बनाई है। लोगों की उसके प्रति नाराजगी भी उसी को लेकर होती है और प्रेम भी उसी के प्रति दर्शाते हैं। इस नए ट्रेंड को देखते हुए आप कह सकते हैं कई राष्ट्रीय नेता क्षेत्रीय राजनीति से उभर कर सामने आए। ताज़ी मिसाल आपके सामने अरविंद केजरीवाल की है, ताज़ी मिसाल आपके सामने नरेंद्र मोदी की है और ताज़ी मिसाल पिछड़ने के मामले में राहुल गांधी की है। आप देख सकते हैं अरशद साहब, ये व्यक्ति पूजा जिस तरह की हो रही है, एक व्यक्ति के पीछे चलने की परंपरा रही है, मुद्दे गौड़ हो गए। आपने पूरे चुनाव में देखा जिस तरह से विकास के मुद्दे पर वोटों का मांगे जा रहे थे, आते आते बहुत ही निचले स्तर पर चली गई राजनीति। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, विकास का मुद्दा कहीं चला गया, अगड़े पिछड़े की राजनीति हो गई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो गई, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की हो गई, प्रांत की राजनीति हो गई। ये राजनीति ले कहाँ जाएगी? सरकारें किसी की भी बने, उस सरकारों को सलाम करते हुए सलमान जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी कि हर बार कांग्रेस हिंदू मुस्लिम का ही कार्ड चलाती है, वो एक दर्द वाली बात है। क्यों, कौन से ऐसे नेता ने जो गलत किया? अगर नरेंद्र मोदी साहब का अगर गुजरात के बारे में बोलना चाहता हूं तो सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की थी। अगर उन्होंने किया तो क्यों ने वो गुजरात सरकार बर्खास्त किया और नरेंद्र मोदी साहब को उठा के अंदर उस बर्खास्त करने का खामियाजा कांग्रेस पहले कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त करके भुगत चुकी थी। नहीं, तो शायद दूध की जली थी तो छाछ फूक फूक कर पी रही फिर थी। मैं कमजोर हूं और उस कमजोर के बारे में अभी हम भी जिस क्षेत्र से काम करते हैं वहां भी मुस्लिम लोग हैं, वहां भी हर कौन से एक मुसलमान को पूछे कि तुमको शिवसेना वाले ने कब तकलीफ दिया है? ये जो कार्ड चलाने का धंधा है ना, अभी दुकान उनकी बंद हो गई है कांग्रेस की। अब इस दुकान को बंद होना था, ये मानना है सुभाष सावंत का और शिवसेना के लोगों दूसरी का। बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं सलमान जी, आपके घर में भी अगर आपकी हमारी भाभी है ना, उन्होंने भी वोट इस बार मोदी को दिया है, क्योंकि घर चलाना आज बहुत मुसीबत की बात हो गई है। ये सबसे बड़ा मसला है। राजनीति तो राजकारण में होती है, देश के लिए हो या क्षेत्र के लिए हो, लेकिन जब घर चलाने का आदमी आता है ना तो आदमी फिर वो ये नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिनिधियों की बात कर ली जाए, अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे जी की, तो हम देख रहे हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ सुभाष सावंत जी है, अरविंद केजरीवाल जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ पंकज जैन जी है, राहुल गांधी और शरद पवार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ अरशद अमीर साहब बने हुए हैं। जो बातें उनके केंद्र के नेता कहते हैं वही बातें अगर उनके जमीन के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी कहते हैं, तो ये बात एक आत्मविश्वास सुभाष सावंत के रूप में जो नजर आ रहा है वो ये था कि नरेंद्र मोदी घरों में और लोगों के घरों तक पहुंचने का काम उन्होंने किया और शायद इसी मामले में अरविंद केजरीवाल और टीम राहुल चूक गई। और एक और भी चौंकाने वाली खबर है, नासिक से छगन भुजबल पीछे चल रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि बड़ी ही उम्मीदों के साथ शरद पवार छगन भुजबल को केंद्र की राजनीति में अपने साथ ले जाना चाहते थे। राजनाथ सिंह देखिए आगे चल रहे हैं लखनऊ में, अटल जी की सीट हुआ करती थी, नरेंद्र मोदी भी आगे चल रहे हैं, अमेठी से राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं। ये वो कुछ नतीजे हैं जो आपको चौंका सकते हैं। जो दिल्ली में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। 7 सीटों में, दिल्ली की 7 सीटों पर लग रहा था कि आम आदमी पार्टी कोई करिश्मा दिखाएगी, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे और आखिरी वक्तों में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर बागपत से चुनाव लड़ रहे सत्यपाल सिंह आगे चल रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह के पुत्र इस बार पिछड़ रहे हैं। जाट वोटों के आधार पर हमेशा वहाँ की राजनीति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले अजीत सिंह अगर पीछे चल रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में संदेश जा रहा है
कि जातीय राजनीति भी अब बहुत दिन नहीं चलनी। सांप्रदायिकता की राजनीति से अगर लोगों ने किनारा कर लिया है तो जातीय राजनीति से भी लोग उठना चाह रहे हैं। अरशद अमीर साहब, ये कैसे संकेत है? जहाँ तक चौधरी जी की बात है तो चौधरी जी का बेस जो है, पिछले दिनों जो दंगे हुए मुजफ्फरनगर आसपास जाटलैंड में, वहाँ चौधरी चरण सिंह के ज़माने में ऐसा माहौल था कि जाट जाट होता था ना, वो हिंदू होता था ना मुसलमान होता था जी। लेकिन इस जो कम्युनल राइट हुए उसने जो है लोगों के अंदर परिवर्तन कर दिया। लोग अलग नजरिए सोचने लगे। जो बुजुर्ग जाट था, जाटों के और जातीय समीकरण के साथ साथ हम ये देख रहे हैं नतीजे बड़े अजीब अजीब से आ रहे हैं। लोगों ने अपेक्षाएं यही की थी शायद, लेकिन इस बीच जो सेंसेक्स में उछाल आया है, इस विषय पर हम बात कर लेते हैं। हम अपने सहयोगी राहुल के पास चलते हैं, जिनके साथ रवि नथानी जी हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। हम देखते हैं इसके क्या नतीजे आगे आ सकते हैं। राहुल, बड़ी दिलचस्प बात है कि मोदी जैसे ही रुझानों में आगे दिख रहे हैं, जो कि अब धीरे धीरे रिजल्ट में तब्दील होते जा रहे हैं, शेयर बाजार ने बेहद जोरदार स्वागत किया है मोदी का। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस चीज का इंतजार शेयर बाजार कर रहा था। और अब तक की सबसे ऐतिहासिक बढ़त, एक दिन की 1020 पॉइंट उछला शेयर बाजार, ये बेहद बड़ी बढ़त है। मतलब ये आपको आसानी से देखने को नहीं मिलती। और एक नेता का स्वागत अगर शेयर बाजार इस तरह से कर रहा है तो उसके क्या मायने हैं, क्यों शेयर बाजार में इतना उत्साह दिखाई दे रहा है? क्या यूपीए की पॉलिसी पैरालिसिस से जो देश परेशान था, या इकोनॉमी सेक्टर हमारा जो परेशान था, उसका नतीजा है एनडीए के स्वागत की जो तैयारी हो रही है? रवि जी हमारे साथ मौजूद है, रवि नथानी जी मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर। रवि जी, आपके चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है और जाहिर सी बात है इसके पीछे जो 1020 अंकों की बढ़त है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ये बढ़त स्वाभाविक थी? आप लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि इतनी बढ़त होगी एक घंटे में ही रुझानों के आने की, या फिर ये जो है मार्केट अति उत्साह में कर रहा है और ये निवेशकों के लिए खतरनाक भी हो सकता है? जी, मैं ये कहूँगा कि शुरुआत मेरी ये रहेगी कि अच्छे दिन आ गए हैं। जैसे ही एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स आए थे, आपने नोटिस किया होगा मार्केट्स 3 दिन में 500, 500, 1500 पॉइंट्स पे ऑलरेडी वहाँ पे रैली हो गई थी। और आज जैसे हमें एक तरफा रिजल्ट दिखाई दे रही है, लगभग बीजेपी आ गई है और उस वजह से मार्केट्स ने इस चीज़ को चेयर किया है और 1000 पॉइंट्स ऊपर। और ये रुकेगा नहीं, ये और भी आगे जाएगा। मार्केट्स एक्सपेक्टेड होगी कि 25 से 30,000 तक भी हम दिवाली तक देख सकते हैं। तो मार्केट्स में अच्छे दिन है, निवेशकों के दिन वापस लौटे हैं, वो मार्केट्स में होल्ड करके अपनी पोजीशंस रख सकते हैं। और मैं यही कहूंगा अच्छे दिन आ गए हैं। तो शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन क्या ये खतरनाक भी साबित हो सकता है? यह उत्साह इसमें अगर निवेश करता है तो करेक्शन का दौर जब शुरू होगा तो झटके भी लगने स्वाभाविक है। क्या इसकी भी संभावना है, या फिर बेहतर प्रोस्पेक्टिव के साथ शेयर बाजार आने वाले दिनों में बेहतर रहेगा? मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट्स में थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रेंज जरूर रहेगा। 2 से 3% का करेक्शन एक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन वो करेक्शंस में इन्वेस्टर्स घबराए नहीं। वहां पे रैली आ सकती है मार्केट्स में और आप निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स बनाए रखें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स बनाए रखें। छोटे निवेशक म्यूचुअल फंड्स को अडॉप्ट करें और जो बड़े निवेशक हैं वो इक्विटीज को होल्ड कर सकते हैं। लार्ज कैप और क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। देखिए, बीजेपी का मैनिफेस्टो में ये कैटेगोरिकली कहा गया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बूम आएगा, ऑटो इंडस्ट्रीज में बूम आएगा, हाउसिंग्स में, और मेजॉरिटी सारे सेक्टर्स में बूम आएंगे। उसके लार्ज कैप्स में आप होल्ड करके रख सकते हैं स्टॉक्स को। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ फैबुलस रिटर्न्स इन कमिंग डेज। तो क्या क्लियर मेजॉरिटी जो मिलने जा रही है वो इसके पीछे जिम्मेदार है? क्योंकि कहा जाता है कि जब भी गठबंधन की सरकारें आती है तो शेयर मार्केट बहुत ज्यादा स्वागत नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि फैसले लेने में सरकार को देर होगी तमाम कारणों से। लेकिन यहाँ क्लियर मेजॉरिटी हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी को मिल सकती है। क्या ये वजह है कि शेयर मार्केट इतना जोरदार स्वागत कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये यहाँ पे एक तरफा रिजल्ट आने के बाद वो इतना इजीली हमें पता चल जाता है। और देखिए, ये गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी स्पेसिफिकली मैं कहूँ, ही इज नोन टू हैव अ ग्रोथ इन द सेक्टर। तो वो सेक्टर्स में ग्रोथ आने के कारण उनको कोई भी बीच में बैरियर्स नहीं आएंगे। और यही रीजन है कि मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग अ फैबुलस डेज कमिंग इन। लेट्स सी नाउ हाउ ही गोज अहेड एंड आखिरी सवाल, ये रैली बरकरार रहेगी अभी 2-3 दिन तक, जब तक गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तय नहीं हो जाता? अगर बीजेपी आने में कामयाब होती है, ये तब तक ये रैलीज जो है वो शेयर मार्केट में बरकरार रहेगी, या फिर आज की बढ़त है और कल से चीजें जो है धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू?
जी नहीं, ये तो सिलसिला शुरू हुआ है अभी तक, तो इट्स अ यंग बुल मार्केट, तो वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू रैली अहेड। तो 2-3% की करेक्शन कोई बड़ी करेक्शन नहीं होगी, वहाँ इन्वेस्टर्स घबराएं नहीं। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट्स में आप बाय करके चलें, आप आगे आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न्स आ सकता है। तो सलमान जी, ये रवि नथानी जी की राय थी कि अब की बार मोदी सरकार अगर सच हो जाती है तो मोदीमय बाजार भी नजर आ रहा है और शेयर मार्केट ने जमकर स्वागत किया। जैसे शुरुआती 1 घंटे के रुझान बीजेपी के और एनडीए के पक्ष में आने लगे, शेयर मार्केट ने उसका अपने तरीके से स्वागत किया, 1020 अंकों की बढ़त हासिल की और उसके बाद अब भी रवि नथानी ये उम्मीद जता रहे हैं कि रैली 2-3 दिन और बरकरार रहेगी। अगर बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करने में कामयाब होती है तो शेयर बाजार और उत्साह में आएगा। 2-3% का करेक्शन स्वाभाविक है, लेकिन उसके बावजूद निवेशकों के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं अगर ये आंकड़े जो है ये रिजल्ट्स में बदलते हैं और बीजेपी जो है केंद्र में आती है। बहरहाल शेयर मार्केट से आपके लिए ये खबर है मेरे पास। मार्केट में भी आप शेयर मार्केट में जो चल रहा है जी, ये शेयर मार्केट से जुड़ी रवि नथानी जी जी, वो आम मध्यम वर्गीय जनता के लिए ठीक खबर नहीं है, क्योंकि हर्षद मेहता के ज़माने में जो कंपनियां बंद थी, उछाल आ गया था, उसके बाद काफ़ी गरीब लोगों ने जो है अपने इन्वेस्टमेंट किए कि काफ़ी कमाई होगी, उस तरह का घोटाला सामने आ सकता है बाद में। यानी अभी इस पर ज़्यादा फूले नहीं समाना नहीं, इस पर फूले समाने की ज़रूरत नहीं है जी, क्योंकि ये सरकार, जैसा कि सभी को मालूम है कि इस कैंपेन को कौन लोग मदद कर रहे थे, जो लोग मदद कर रहे थे वो उसका लाभ लेने के लिए लग गए हैं। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि गैस की कीमतें बढ़ेंगी, जो बड़ा औद्योगिक घराना है वो गैस की कीमतें बढ़ाएगा, और जो सरकार अगर आ गई जैसा दिख रहा है, जब सरकारें इंदिरा गांधी की जा सकती है, सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की जा सकती है, सरकार किसी की भी जा सकती है, तो फिर सरकार नरेंद्र मोदी की भी जा सकती है। अगर गलत करेंगे तो जनता 5 साल बाद सबक सिखाएगी। इस बात को तमाम राजनेता अगर समझ लें तो शायद बेहतरी की दिशा में बढ़े। सत्ता के नशे में चूर हो जाने वाले नेताओं के लिए ये बहुत बड़ा संकेत है कि अगर आप सत्ता के मद में चूर होते हैं तो जनता आपको जमीन चटा देती है। जनता के काम, जनता के आवाज़ को अगर आप बुलंद करते हैं तो सत्ता के करीब लाकर भी आपको रख सकती है। जनता सर्वोपरि है, जनता की भावनाएं सर्वोपरि हैं। पंकज जी, ऐसी परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं जिन जगहों से कुछ चुनिंदा चेहरे ये माना जा रहा था कि वो स्टलवॉट है, जीत सकते हैं, जीतने की काबिलियत है, लगातार मंत्री रहे हैं, ऐसे लोग, छगन भुजबल जैसे लोग अगर पराजित होते हैं, राहुल गांधी अगर पिछड़ सकते हैं, तो जनता के मूड का अंदाजा लगाया जा सकता है। सर, यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग अभी नए हैं, नए में हम क्या कर पाए, नए में हम सिर्फ थोड़ा बहुत कैंपेन कर पाए। थोड़ा बहुत कैंपेन में भी मतलब हम टाइम नहीं था कि हम जनता से जाके जुड़ सके, उनकी आवाज़ उठा सके, जो कि अभी चालू होगा। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। यानी अगले 5 साल आप जनता के बीच में आपकी पार्टी रहना चाहेगी? सर, हम तो इस उम्मीद में थे ही नहीं 2014 के, मैं तो उम्मीद में था ही नहीं। मैं तो अभी सर या तो अगर मोदी जी कुछ अच्छा कर पाए तो मैं फिर उधर चला जाऊंगा, और कुछ अगर जैसा वो बोलते हैं कि भाई तो महंगाई कम कर देंगे और भ्रष्टाचार हटा देंगे, जिसका मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि येदियुरप्पा जी को गले मिला के चलते हैं। शायद उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, क्या मालूम भाई क्या हालत हो। तो अगर वैसा चले तो फिर अलग बात है। बाकी अभी जब हम जनता से जुड़े, कैंपेन के लिए हमारे पास पैसे थे नहीं कैंपेन, तो इसलिए हम उम्मीद लगा के नहीं बैठे थे। हमें सिर्फ इतनी सी चाहिए थी कि हम अंदर जाके सवाल पूछ सके, एक चीज अंदर जाकर सवाल पूछ सके, जनता की आवाज बन सके, जनता के प्रश्नों को उठा सके। अगर इतनी भी संख्या आम आदमी पार्टी के पास आती है तो उनके लिए ये भी एक जीत मानी जाएगी। पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़ना और दिल्ली में सरकार बनाकर 49 दिन में सरकार छोड़ देना, और उसके बाद लोकसभा फौरन होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां करना, कई बड़े चेहरों को अपने साथ शामिल करना और चुनावी समर में उतरना, अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए ये भी बड़ी जीत कही जा सकती है। संख्याओं के आधार पर कहा जाए तो काफी पीछे रह गई है टीम केजरीवाल। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, मुंबई के नतीजों को लेकर हम काफी चाहेंगे कि इस पर हमें अपडेट मिलता रहे। फिलहाल हमारे साथ नित्यानंद शर्मा मुंबई की सभी सीटों के अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है। नित्या जी, नित्यानंद जी।
हाँ जी बताएं पूरे मुंबई के नतीजों को, रुझान को जनता देखना चाहती है, जानना चाहती है कि उसके मैंडेट, उसका जो उसने वोट डाले थे उसके क्या नतीजे आ रहे हैं। की बात करें उत्तर मुंबई से जो कांटे की लड़ाई थी वो कांग्रेस के संजय निरुपमा और बीजेपी के गोपाल शेट्टी के बीच थी। आपको बता दें अभी जो हमारे पास ताजा अपडेट्स आए हैं उसके हिसाब से संजय निरुपम जो है वो वहां लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम मुंबई की तो वहां गुरदास कामत, कांग्रेस से गुरदास कामत यहां लीड कर रहे हैं, शिवसेना से गजानन कीर्तिकर पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें आम आदमी पार्टी के जो महाराष्ट्र के जो नेता है मयंक गांधी वो पीछे चल रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तर मध्य मुंबई की तो पूनम महाजन को यहाँ लीड नजर आ रही है, क्योंकि पिछले बार देखा गया था कि साफ तौर पर देखा गया था कि यहाँ जो था कांग्रेस का दबदबा दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ जो दिखाई दे रहा है यहाँ पूनम महाजन लीड करते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करें दक्षिण मुंबई की तो मिलिंद देवड़ा जो कि मंत्री भी रह चुके हैं, यहां मिलिंद देवड़ा को लीड होते हुए नजर आ रही है। अगर हम दक्षिण मध्य मुंबई की अगर सीट की अगर बात करें तो राहुल शेवाले को यहां से लीड मिल रही है। उत्तर पूर्व मुंबई अगर हम साफ तौर पर बात करें तो यहां जो कांटे की लड़ाई थी, एनसीपी के जो वर्तमान सांसद है संजय पाटिल वर्सेस किरीट सोमैया जो कि बीजेपी के नेता है, वो यहां चुनाव थी। मेधा पाटकर भी रेस में थी। अब अगर हम बात करें तो जो राउंड हुआ अभी 6000 से जो लीड है किरीट सोमैया को दिखाई, किरीट सोमैया ने 6000 से लीड दर्ज की और अभी भी काउंटिंग लगातार जारी है। अगर हम बात करें थाने की तो यहां थाने से जो शिवसेना के राजन विचार है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर संजीव नाइक जो एनसीपी के कैंडिडेट है वो यहां पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरे अपडेट्स बात करें तो साफ तौर पर देखें जो लहर की बात है वो यहां साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और मुंबई के जो पूर्व कमिश्नर थे सत्यपाल सिंह, वो खबर आ रही है कि बागपत से वे चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने जो आरएलडी के जो नेता है अजीत सिंह उन्हें हराया हुआ है। साफ तौर पर बात करें तो बीजेपी और जो उनकी सहयोगी पार्टियों की जो लहर है वो दिखाई देती हुई नजर आ रही है। जी नित्या जी, ये सारे नतीजे अपडेट अभी रुझान है, रुझान नतीजों में कैसे परिवर्तित होते हैं इस पर भी नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि अभी कई बैलेट बॉक्स खुलने बाकी होंगे ईवीएम मशीनों में। नतीजे हेरफेर और कम संख्या, कौन आगे बढ़ा कौन पीछे बढ़ा, काफी कुछ उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन अब तक के जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल उसी तरह के हैं जिस तरह की उम्मीदें की गई थी, जिसमें से जिस जगह की जहां दो नतीजे थोड़े से अभी तक नतीजे नहीं कहेंगे, रुझान कहेंगे मुंबई को लेकर कि संजय निरुपम भी एक मानी जाती थी परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर गोपाल शेट्टी अगर पीछे चल रहे हैं तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात होगी। दूसरी चीज अगर प्रिया दत्त पीछे चल रही हैं तो ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाली बातें हैं। मुंबई शहर के नतीजे भी आखिर में जनता ही तय करती है अपना प्रतिनिधि, और जनता कभी गलत नहीं होती। जनता ने जिसे भी चुना होगा वो शायद उनके बेहतरी के लिए काम करे। जनता के पास फिर अधिकार होता है 5 साल के बाद अगर काम न किया जाए तो किस तरह से धूल चढ़ाती है। ऐसे कई सांसदों के रूप में आपको उदाहरण देखने को मिल सकते हैं पूरे देश भर में। सुभाष जी, मुंबई शहर के नतीजों को लेकर जो अब तक की अपडेट सब नेता के जरिए हमने आपको दिखाई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पूनम महाजन जो आज आगे है वो तो नतीजा, हम जब काम करते थे तो लोगों में गुस्सा था, क्योंकि प्रिया दत्त कभी भी ग्राउंड स्तर पे घूमी नहीं या किसी का हाल नहीं पूछा, किसी के लिए कभी पहुंची नहीं। कोई आदमी अगर मर भी गया तो भी उनकी मैयत में भी आने का उन्होंने कभी घर में आने का कोशिश नहीं किया। यानी पब्लिक रिलेशन उन्होंने टोटली यहाँ से ये नहीं किया था। अगर प्रिया दत्त ने अपने लिए, अपने खुद के लिए एक बात करते हैं, प्रिया दत्त ने रिलेशन नहीं किया, पूनम महाजन तो बिल्कुल नहीं थी, तो उनका किससे संपर्क रहा? हम बोलते हैं ना कि शिवसेना बीजेपी के कार्यकर्ते ग्राउंड लेवल से उसी बात पर मैं आना चाह रहा था। हम लोग कार्यकर्ता जो जमीन का कार्यकर्ता है, अगर उसमें जोश और उत्साह भर दिया जाता है, आप अपनी मौजूदगी से अपने काम से अगर उसमें उत्साह भरते हैं, तो भी केंद्र से अगर उसमें उत्साह भर दिया जाता है आपके केंद्रीय नेतृत्व से, तो उसमें भी आप फर्क देख सकते हैं। आप नामचीन हो सकते हैं, लेकिन नामचीन के साथ साथ आपका काम बोलना चाहिए, आपकी उपस्थिति बोलनी चाहिए। और जब इन दोनों का संगम होता है तब आप शरद पवार बनते हैं, तब आप ऐसे नेता बनते हैं जो कभी हारता नहीं। शायद यही चीजें हैं, इन्हीं गुणों को लेकर
शायद एक महाराष्ट्र की धरती से एक जिसकी तारीफ की जाए उसके अपने नेतृत्व कौशल की, वो एक शरद पवार के रूप में आपको फिलहाल देखने को मिल सकता है। और उसी का नतीजा है कि सुप्रिया जी बारामती से जीती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं परंपरागत सीट जिनकी कही जाती है, सुभाष सावंत जी, जैसा मैंने एक उदाहरण दिया महाराष्ट्र का, और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन अभी जहन में कोई इस तरह का नाम आया नहीं शरद पवार के रूप। जी, आपको बताना चाहता हूँ, चाहे तुम कितने भी अभी बड़े हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम्हारा लोक संपर्क नहीं है, तुम लोगों के लिए कुछ काम नहीं करते, तो जनता सीधा उठा के बैठ दी। अभी उदाहरण अभी ठीक है, रुझान आने बाकी है, लेकिन हम पीछे क्यों पड़े दिख रहे हैं। हाँ, पीछे क्यों है भाई? इसका मतलब तुम लोगों का दिल से आज राजघराने के राहुल जी अगर इस तरह की, ये हमें भी दुख होता है कि एक जिन्होंने देश के लिए इंदिरा गांधी हो या नेहरू जी हो या गांधी परिवार हो, उन्होंने जो किया है, और आज ऐसी परिस्थिति में राजनीति रहने दो बाजू में, लेकिन ऐसी परिस्थिति में देखा जाता है तो सचमुच वो जो बड़े लीडर अपना बोलते हैं ना कि मैं ही सब कुछ है, वो बिल्कुल झूठ है। हमारे बाला साहब ने हमेशा कहा था, शिवसेना प्रमुख आज नहीं रहे, लेकिन उनकी याद आज हमको आती है कि लोगों को क्या चाहिए ना, वो जाके पूछिए, फिर लोग आपके साथ में रहेंगे। ये बाला साहब का कहना था। ऐसे नतीजे अगर आते हैं, इसी तरह के नतीजे, ये रुझान अगर मुंबई शहर के लिए और पूरे देश का है, अरशद अमीर साहब, एक पिछला चुनाव था 2009 का, पूरी तरह से एक 6 की 6 सीट कांग्रेस एनसीपी के हाथ आई थी, और अगर कुछ सीटें गंवा देते हैं इस बार, तो मुंबई भी उस पूरे देश के मैंडेट में शामिल हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक विकास की बात थी, बम्बई शहर के विकास में हमारे यहाँ के सांसदों ने काफ़ी रुचि ली। आपके सामने मेट्रो है, मोनो रेल है, ईस्टर्न फ्री एक्सप्रेस वे है, ईस्टर्न का जो वीटी से चलता है और आपको नई मुंबई के लिए जोड़ता है। अभी सांता क्रूज लिंक रोड है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरमेंट के काम हुए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि लोग डेवलपमेंट में नहीं जा रहे हैं। जैसे कि आपने एक समाचार दिखाया कि भुजबल साहब पीछे चल रहे हैं। जी, तो भुजबल साहब ने नासिक के पालक मंत्री के रूप में नासिक शहर का चेहरा, नासिक शहर के ग्रामीण की सड़कों का चेहरा, वहाँ के गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं विकास की, उसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यानी कुछ मामलों में शायद व्यक्तिगत मामले, जैसे कहा यह जा रहा था कि आधुनिक शहर बनाने के दिशा में जितने काम शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए किए, लेकिन जब बात वोटों की आई तो केजरीवाल जी ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। ऐसी स्थिति, कहीं चेहरे और कहीं काम के साथ चेहरा, अजीब समीकरण बन जाता है, और शायद यही लोकतंत्र का विरोधाभास भी है और यही लोकतंत्र की विशेषता भी है। ऐसे में महाराष्ट्र के जो नतीजे आ रहे हैं उस पर हम एक जो हमारे स्क्रीन पर हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस 7 सीटों पर, एनसीपी 3 सीटों पर और शिवसेना 12 सीटों पर। अगर ये स्थिति बनती है तो महाराष्ट्र का भी बहुत बड़ा रोल होगा केंद्र की एनडीए सरकार में। किस तरह की स्थितियां बनती है, इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। सुभाष जी, शिवसेना को बढ़त काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं, महाराष्ट्र से 12 सीटों पर उसने 48 सीटों में से 12 सीटों पर बढ़त बना रखी है। कांग्रेस काफ़ी पीछे 7 सीटों पर है। एनसीपी 3 सीटों पर ही अब तक बढ़त बनाए हुए है। शिवसेना को काफ़ी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि माना यह जा रहा था कि शिवसेना कमज़ोर हुई है। हमारे जो हमको कमज़ोर बोलते हैं ना, वो दिन में कमज़ोर होते जा रहे हैं। ध्यान में रखिए, हम ज़मीन से जुड़े हैं। चुनाव हमारे लिए कभी भी ये एजेंडा नहीं रहा। हमारा शिवसेना प्रमुख बाला साहब का हमेशा कहा कि 80% समाजकारण करो, 20% राजकारण करो, और 64 से अब तक हम जैसे कार्यकर्ता है वो यही करते हैं। हमने कभी फल की अपेक्षा नहीं की। लोगों के लिए एम्बुलेंस चाहिए, दे दी। लोगों के लिए ब्लड चाहिए, दे दिया। लोगों के लिए गटार साफ करनी चाहिए, कर दिए। लोगों के लिए जो चाहिए हमने कर दिया है, और फिर लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप अभी आपको कहना है, और उस हिसाब से ही हम लोग काम कर रहे हैं।
चाहे 12, अभी तो 12 का रुझान है, अभी भी रिजल्ट आना बाकी है, उसमें भी हमको अच्छा माहौल मिलने की पूरी आशा है। और ये सब हमारे शिव सैनिकों का जो काम करने का तरीका है ना, उसकी देन बाला साहब ठाकरे जी है और उद्धव साहब है, उनके ही नक्शे कदम पे आज हम लोग ये काम करते हैं। ये माना जा रहा था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नतीजे जिस तरह के आ रहे हैं, पंकज जी बात करते हैं अर्शद साहब से। अर्शद जी, ये जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कहा गया था कि ये शिवसेना को नुकसान पहुंचा सकती है, क्या इस बार मराठी वोटरों ने, मराठी भाषी मतदाताओं ने ये तय कर रखा था कि नहीं, अगर मोदी के साथ जाना है तो डायरेक्ट जाना है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जरिए, न कि वाया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी मोदी को समर्थन कर रही थी। तो ये अजीब विरोधाभास जनता में था। क्या तय किया मतदाताओं ने? मतदाताओं ने बिल्कुल सही तय किया। उन्होंने वास्तविक जो बीजेपी का घटक दल था शिवसेना, उसके साथ जाना पसंद किया, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो प्रमुख हैं वो हमेशा संभ्रम में रहते हैं, उनको क्या करना है, कल क्या करना है, उसके बारे में पता ही नहीं है। हर चीज़ जो है इवेंट मैनेजमेंट की तरह करते हैं, और इवेंट मैनेजमेंट राजनीति में नहीं चलता जी। इवेंट मैनेजमेंट नहीं चलता। इवेंट मैनेजमेंट के तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी ने भी किया। कार्यकर्ताओं की पूरी फौज इस तरह से उनके साथ लगी। यूथ का गुस्सा जितना सरकार के प्रति था, उसे स्वर देने का काम अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने किया था। अरविंद केजरीवाल से कहाँ चूक हो गई? बार बार पंकज जी, एक चीज़ आप कह रहे हैं, टीम सब कुछ नए थे, बिल्कुल नए थे, लेकिन उस गुस्से के आधार पर, उस गुस्से को नया तो दिल्ली में भी थे, सरकार बना ली उन्होंने, 49 दिन चलाई भी। ऐसा क्या हो गया कि विधानसभा से लोकसभा के चुनाव आते आते लोगों के हृदय परिवर्तन हो गए और वो वोट जो आपकी तरफ आ रहे थे वो खिसक कर एनडीए के साथ चले गए यूपीए को हराने के लिए? ऐसा क्या हुआ? सर, यहाँ पे ऐसा है कि दिल्ली से निकले हम बाहर, क्योंकि मैं आपको वापस वही बोलना चाहता हूँ, हम बिल्कुल ये नहीं कोई हम नए हैं और हम ये नहीं मान के चल रहे थे कि हम पूरे के पूरे ऑपोजिशन बन जाएंगे ये, पर हमें इतनी सीट का अंदाज है कि भाई केजरीवाल साहब तो 100 सीटें कह रहे थे दावा। नहीं सर, कि इस संसद का तरीका बदल जाए। अब सर वो बहुत हो चुका सर जी, वो कुर्सी उठा के फेंकना और माइक उठा के फेंकना। अब हमें जो पूछना है हम तो पूछ के रहेंगे, जहाँ कुछ गलत होगा वहाँ तो आवाज उठेगी। अब हर आदमी, हर संसद जब पार्लियामेंट में घुसेगा तो वो 4 टोपी देखेगा वहाँ पे, और फिर उस हिसाब से कि मेरे को क्या बोलना है वो सोच के घुसेगा। इसलिए हमें तरीका बदलना था, तरीका तो हमने बदल दिया है ऑलरेडी। मतलब जीत हार तो बहुत दूर की बात है। एक बात तो हुई है, आप किसी भी आप इस बात के लिए सीटों की संख्या के आधार पर न जाए, इस पूरे चुनाव को जिस रंग में देखा गया, सिर्फ 3 व्यक्तियों की चर्चा रही, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल। कम समय में इतनी लोकप्रियता हासिल करना, कम समय में मुख्य धारा में शामिल हो जाना और कम समय में पूरे देश के अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ाना और अपनी बात को जनता तक पहुंचाना, कहीं मजाक बनना, कहीं भयंकर समर्थन पाना, यह अरविंद केजरीवाल ने कर दिखाया। अपने आप में राजनीति के लिए, राजनीतिकों के लिए एक संदेश भी है कि अगर आप सकारात्मक राजनीति करते हैं तो जनता जरूर आपके साथ जुड़ती है। हाँ, उस सकारात्मक राजनीति में कहीं हेर फेर और मोड़ आते हैं तो शायद जनता आपको नकारने से भी पीछे नहीं हटती। नतीजे दोनों तरह के आपको देखने को मिल रहे हैं अरविंद केजरीवाल के रूप में। उनके कुछ लोग चुनकर जा भी सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल हारते हुए भी लोगों को दिशा देने का काम तो जरूर कर गए। सुभाष सावंत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? लोगों का एक गुस्सा था, वो दिल्ली के रूप में दोनों पार्टी को अच्छे सीट्स दे दिए, बीजेपी को भी दे दिए और केजरीवाल साहब को भी दीजिए। लोगों को गुस्सा कांग्रेस पे था, बीजेपी पे नहीं था, या और सहयोगी दल के ऊपर नहीं। बीजेपी तो विपक्ष में थी। हाँ, तो मुझे एक ही, जब अगर उन्होंने एक ही टारगेट पकड़ते थे कि कांग्रेस को ही हमको टारगेट बनाना है, तो कुछ बात में दम रहता था। अगर वो अगर ऐसे बोलेंगे कि नहीं कांग्रेस तो खराब है ही, ये बीजेपी भी खराब है, लेकिन कोई पक्ष खराब नहीं होता है।
आदमी को, जो आदमी काम नहीं करता है उसको टारगेट करना चाहिए। लेकिन ये और काम के अगर आधार हम पर बोलेंगे कि सब कांग्रेसी गलत है तो कार्यकर्ता भी हट होता है और कार्यकर्ता की मनो जो है वो चिढ़ आ जाती है। आप बताइए कि शीला दीक्षित ने काम नहीं किया, उसको हराया, वेरी गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे कांग्रेस पूरी भ्रष्ट है, ये मानने के लिए तैयार नहीं। शिवसेना पूरी भ्रष्ट है या बीजेपी भ्रष्ट है, ये मैं जो केजरीवाल साहब का है ना, वो भी चोर, वो भी चोर, वो भी चोर। इस दुनिया में इस दुनिया में अगर तुमको दूसरे पे उंगली बताना है तो खुद के ऊपर भी नजरअंदाज करके नहीं चलने वाला है। तो खुद को ये अरशद साहब, राजनीति की दिशा दशा बदलने का जो प्रयास हुआ, मतदाताओं ने इस बार ये चुना, जीत की जो सवारी चल रही थी उसी सवारी को पकड़ा। केंद्र के खिलाफ अगर मतदान होना था तो बिल्कुल उसी तरफ गए। बेशक। तो ये किस तरह का रुझान है? ये पूरा का पूरा विकास के नाम पे वोट मांगा गया, लेकिन आखिर में ये चुनाव कहने में बड़ा शर्म महसूस होती है कि ये कम्युनलाइज कर दिया गया। उसका असर हुआ काफ़ी, और सेकुलर जमात जो है कि पार्टियां जो हैं वो जो हैं अपने पारंपरिक वोटों को मतदान केंद्रों तक ले जाने में नाकामयाब रही। सेकुलर पार्टियों के नाम पर जिस तरह की राजनीति हो रही थी, उस भ्रम को भी शायद तोड़ने का काम मतदाताओं ने किया कि कहीं एक डर, एक खौफ दिखाने का जो प्रयास हुआ, पोलराइज करने की जो कोशिश हुई, उसे कहीं न कहीं सेकुलर वोटों ने भी नकारा और वो भी अपने आप को उस मुख्यधारा में शामिल होते गए। हाँ, मैं उस पर कहना चाहूँगा कि जी हम आप लोगों के पास चलते हैं। इससे पहले हम चलते हैं, राजपुरोहित हमारे अपने सहयोगी धर्मेंद्र दुबे के साथ जुड़े हुए हैं। राजपुरोहित क्या कह रहे हैं, हम उस पर नजर डाल लेते हैं। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? जी पुरोहित जी थोड़ा सा पीछे। धर्मेंद्र, क्या स्थितियां हैं वहां पर? भारतीय जनता पार्टी में बड़ा जोश देखा जा रहा है, नतीजे उनके पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सलमान जी, देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता राज पुरोहित जी कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं, खुश हैं। हाथों में देख रहे हैं आप, लड्डू है, मिठाई है, यहाँ पर बैठ रही है, वो भी प्योर गिर के। क्या कुछ कहेंगे? आज बहुत खुशी है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और अभी हम देख रहे हैं कि 300 लीड पे